द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? देखो 5 ग्राम ऑप्शन हैं आपके पास में। 5 ग्राम, ऑप्शन बी 10 ग्राम, 20 ग्राम या फिर 40 ग्राम। चल, तो अगर मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की, तो भैया ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हालांकि हमें यहाँ पे वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, तो क्या चर्चा करनी है हमें? रुक जाओ, मैं बोलूंगा लिखने के लिए, परेशान तो इधर ध्यान दो। हमसे क्या पूछ रहा है? हमें द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है और ग्लूकोज की मात्रा पूछ रहा है किसी भी विलयन में, कि ग्लूकोज का 200 ग्राम का एक विलयन है जिसमें बताओ ग्लूकोज की मात्रा क्या है। मतलब आपको क्या दिया है? आपको विलयन का द्रव्यमान दिया है। क्या दिया है तुम्हें? विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है भैया? 200 ग्राम। और द्रव्यमान प्रतिशत तुम्हें कितना दिया है? द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग किससे लिखते थे? W/W से, है ना? ये हमारा होता था द्रव्यमान प्रतिशत। ये तुम्हें दिया है 10%। तो अब जरा बात बताओ, ये ग्लूकोज के विलयन की बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो विलेय है वो तुम्हारा ग्लूकोज है और जो विलायक है वो तुम्हारा जल है। तो इसमें हमें ग्लूकोज की मात्रा बतानी है, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का जो तरीका था हमारे पास वो क्या था? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100, यही था। अब ये 10% दिया है, ठीक है ना? तो लिखो 10 बराबर 10%, है ना, इंटू 100 करते थे। चलो, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान नहीं पता है, हमें निकालना है, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान 200 दिया हुआ है, गुणे में 100, ये करते तो परसेंटेज में आता। तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 0 से 1 0 कटेगा, तो m बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 10 दूना m का मतलब यहां पर ग्लूकोज की मात्रा है, यानी कि अगर द्रव्यमान प्रतिशत 10% है, इसका मतलब 200 ग्राम ग्लूकोज में कितना ग्राम ग्लूकोज है भैया? 20 ग्राम ग्लूकोज मिला हुआ, यानी 180 ग्राम तुम्हारा क्या है? पानी है। तो ऑप्शन नंबर, हम इसको सर क्या एग्जाम में ये करेंगे? ये तो बहुविकल्पीय वाला है, उसमें लिखना थोड़ा है। तो सुनो, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि विलयन के का जितना भी द्रव्यमान है उसका 10% हिस्सा ही है। कितना है? 10%। तो इतना थोड़ी करेंगे हम, सीधा सीधा क्या करो, आप ऐसा भी कर लो कि भैया कि 200 का 10% निकाल दो, बस खत्म सवाल। 1 2 0 से कट गया, कितना आ गया भैया? 20, खत्म, 20 ग्राम। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुविकल्पीय टाइप है कि भैया 200 है, 200 कुल कितना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम का 10% कितना होगा? हमने कहा 200 गुणे 10/100। परसेंटेज को बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते हैं। तो बस 200 का 10% कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका भी देखो, हम लोग बचपन से करते हैं ना। जैसे 200 का 10% क्या होगा? 200, और आप लोग जानते हैं का मतलब गुणा 10 और परसेंट का मतलब बटे में 100। 1 2 0 कट गया, देखो 20 ग्राम बच गया। ये तो केमिस्ट्री वाला तरीका है, ठीक है। पर चूंकि ये बहुविकल्पीय है, तो इतना टाइम क्यों करना है? इससे अच्छा भैया निकालो 200 का 10%, मारो, चले आओ, कहानी खत्म। करो फटाफट करो। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक काम और ध्यान देना कि जब आप लोग आंसर करोगे ना, तो 2023 या उससे पहले वाले, ठीक है, क्योंकि 2023 के बाद तो कुछ सिलेबस से पोर्शन कटा हुआ है, तो उससे पहले या 2023 तक में कुछ क्वेश्चंस में आपको स्टार लगा हुआ मिलेगा जो कटे हुए हैं। उन क्वेश्चंस पे फालतू टाइम वेस्ट मत करना, इतना दिमाग में रखो। चलो, क्या कह रहा है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तुम्हें दिया हुआ है और कह रहा है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो जरा एक बात ध्यान रखना कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है, अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक का मात्रक है, वेग स्थिरांक का मात्रक वो होता है मोल प्रति लीटर पावर 1 - 1 प्रति सेकंड। ये होता है 1 - n
प्रति सेकंड, जहां पे एन जो तुम्हारा है वो क्या बताता है, अभिक्रिया की कोटि बताता है, जहां एन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक, तो या तो ये एक फार्मूला याद रख लो, इसकी हेल्प से निकाल लो, या तो मैं जो आपको बता दे रहा हूं उसको याद रख लेना, रट्टा मान लेना। ठीक है, क्या देखो, तो फिलहाल आपको जो मात्रक दिया हुआ है, मात्रक ये दिया हुआ है, मात्रक हमें क्या गिवन है, हल देखो जरा ध्यान से, मात्रक हमें दिया हुआ है लीटर प्रति मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स बराबर मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। इससे ये कट गया, है ना। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, लीटर प्रति मोल का मतलब हो गया कि लीटर ऊपर है और मोल नीचे है, इसकी पावर क्या है, 1 है। मोल इनवर्स मतलब मोल नीचे है, ठीक, इसकी पावर 1 है, बराबर इधर क्या लिखा हुआ, मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस एन। अब देखो ये लीटर प्रति मोल है, ये मोल प्रति लीटर है, तो क्यों ना इसको भी उल्टा कर दें, मोल प्रति लीटर लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। उल्टा करेंगे तो पावर प्लस से क्या बन गई, माइनस बन गई, तो बराबर किसकी आ जाएगा, ये आ गया मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस एन। अब आप देखो यहाँ पे इसकी पावर -1 है, इसकी पावर 1 माइनस एन है, तो पावर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। तो एन को आप इधर लाओगे तो प्लस, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो सीधा सीधा याद रख लो ना कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक हो गया मोल इनवर्स लीटर प्रति सेकंड, लीटर का इनवर्स नहीं है यहाँ पे, मोल का इनवर्स है। और अगर मैंने यहाँ पे एन का मान 1 रखा, यानी अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो इसका मात्रक क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं, मात्रक याद रख लो। ये अगर आप निकालना नहीं चाहते हो तो निकालने के लिए आपको सिर्फ एक याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इन तीनों का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने एन का मान 1 रखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखो अगर मैं कहूं एन का मान 1 रख दो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस एन की जगह 1 प्रति सेकंड, है ना। देखो मतलब यही है, एन की जगह 1 रखा तो 1 से 1 घट गया, क्या बचा, पावर यहाँ पे बच गई 0। ठीक है, ये तो पावर 0 1 होता है, खाली क्या बचेगा, प्रति सेकंड। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, केवल प्रति सेकंड। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है मिनट में दिया हो तो प्रति मिनट, घंटे में दिया है तो प्रति घंटा, इसमें केवल टाइम बचेगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में केवल टाइम बचेगा, ये ध्यान रखो। सर शून्य कोटि की अभिक्रिया तो एन का मान 0 रख दो, एन का मान क्या रख दो, 0 रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया मिल जाएगी। तो पहली बात तो आपने ये सॉल्व किया है क्वेश्चन का आंसर, फिर दूसरी बात आपने ये सॉल्व किया है, तीसरी बात हम यहाँ कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सब एक में मिक्स जो है मत कर लेना। तो ये क्या बनेगा भैया मात्रक इसका, देखो मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस 0 प्रति सेकंड, तो मोल एज इट इज। अब ये लीटर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, तो यहां पे मिलेगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो दोनों में अंतर क्या है, देखो प्रति सेकंड तो तीनों में है, प्रति सेकंड तीनों में। शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, मोल की पावर -1 नहीं है, केवल किसकी है, लीटर की पावर -1। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में मोल और लीटर खत्म है, केवल क्या है, सेकंड है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में मोल की पावर -1 है, इन दोनों में यही उल्टा है। यहाँ पे मोल प्रति लीटर है, लीटर की पावर -1 है, मोल की प्लस है। जहां पर क्या है कि मोल की पावर -1 है, लीटर 1 है, तो ये मोल प्रति लीटर है और ये लीटर प्रति मोल है, बस इतना अंतर है प्रथम शून्य में और द्वितीय में। प्रथम वाले में तो लोचा ही नहीं केवल। तो चाहो तो ये तीनों अभिक्रियाओं के मात्रक याद रख लो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर पर सेकंड, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक प्रति सेकंड, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मोल प्रति लीटर, मोल इनवर्स लीटर प्रति सेकंड। और या तो ये निकालने का तरीका याद रखो, जो तुम्हें आसान लगे वो कर लो, बट हाँ मैं बेहतर ये कहूंगा कि यार याद करके रख लो, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, कैलकुलेशन में एक आधे अंक इधर उधर प्लस माइनस हुआ तो आंसर गलत आ जाएगा। चलो कह रहा है कि इसमें से बता दो कौन सा क्षारक ऐसा है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखो
आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है सर? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। तो जरा देखो, अब इनमें से पूछ रहा है कौन सा क्षारक ऐसा है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब इसमें से कोई तीन तो है जो पाया जाता है, एक ही होगा जो नहीं पाया जाता है। तो जरा एक लिस्ट बना लेते हैं। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? एडेनिन, गानिन, थाइमिन और यूरासिल। तो भैया देखो, क्षारक आरएनए में पाए जाने वाले क्षारक, ठीक है ना, और इधर मैं लिस्ट दे रहा हूं तुम्हें डीएनए में पाए जाने वाले क्षारक। तो आरएनए में पाए जाने वाले जो क्षारक होते हैं वो है तुम्हारे पास में ए, जी, सी, यू, ठीक है। और डीएनए में पाए जाने वाले क्षारक है ए, जी, सी और टी। ठीक, क्या मतलब है? ए का मतलब तो वही है एडिनिन, ठीक है, यहां भी ए का मतलब एडिनिन ही है, टेंशन नहीं लेना है, अलग नहीं है कुछ। जी का मतलब ग्वानिन, दोनों में वही है, नहीं टेंशन लेना है। सी का मतलब है साइटोसिन, साइटो, थोड़ा सा भैया बायोलॉजी अपनी वीक है तो वर्डिंग थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, साइटोसिन, और दोनों में भैया टेंशन ये भी नहीं लेना है, साइटोसिन। तो तीन तो दोनों में सेम होते हैं, बस एक डिफरेंस होता है, इसमें होता है यूरोसिन, ठीक है ना, जो यूरासिल लिखा हुआ है आपको, और इसमें होता है थाइमिन। ठीक, तो ये क्षारक आपको दिमाग में रखने हैं। आरएनए में ये पाए जाते हैं और डीएनए में ये पाए जाते हैं। आरएनए में पाए जाने वाले कौन है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरोसिल। डीएनए में पाए जाने वाले कौन है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, यही होते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया जो आरएनए में नहीं होता है, तो आरएनए में कौन नहीं होता है भैया? आरएनए में थाइमिन नहीं होता। थाइमिन किसमें पाया जाता है? डीएनए में। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये लिस्ट बना के याद रखना, आपसे कोई भी ऑप्शन में पूछ सकता है। देखो शॉर्ट याद रखो, एजीसीयू, एजीसीटी। एजीसी तो दोनों में है, बस यहाँ पे यूरोसिल है, इसमें थाइमिन है, कोई दिक्कत है ना। अब जल्दी, तो यहाँ पर पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कैनिजारोबैक्टीरिया होती क्या है, ठीक है। तो इसके दो तीन पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करवा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आगे भी जरूरत अगर पड़ेगी कहीं पर तो भैया हम बताएंगे वहां पे कि पीछे पड़ चुके हैं, बात खत्म, ठीक है। तो बार बार नहीं लिखवाएंगे, यहाँ पे लिख रहे कैनिजारोबैक्टीरिया। पहली बात इसके बारे में ये ध्यान रखना, यह अभिक्रिया वह एल्डिहाइड देते हैं, वह एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। यह अभिक्रिया कौन देता है? वह एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। बात स्पष्ट हो गई। अभी बता रहे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। दूसरा पॉइंट, इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। मतलब एक अणु क्या बना लेता है? अल्कोहल बना लेता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये दो बातें खास करके इसके बारे में दिमाग में रखना है ना, ऑक्सीकृत हो जाता है। अब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, इनके लिए अगर मैं रिएक्शन लिखूं, पहले तो बात यह है कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है, जरा वो इधर देखो। अल्फा हाइड्रोजन हम उनको कहते हैं, जैसे मान लो कोई भी कार्बन है, ये आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। CHO मतलब क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप आपका लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा कि
जो ये वाला कार्बन है ये आपका होता है मेन कार्बन, ठीक है ना। इसके बाद वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा, इसके बाद वाले को कहते हैं बीटा। तो वैसे भी एल्डिहाइड जिनमें ये वाला कार्बन होता ही नहीं है, ये किसमें नहीं होता है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन, इस जो अल्फा कार्बन है इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये किन में नहीं होता है, एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता, जैसे ये वाला जो कंपाउंड है HCHO, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें नहीं होता है। इसका फार्मूला ये होता है। अब यहां पर देखो एक ही कार्बन में चार, अल्फा कार्बन है ही नहीं। अब अल्फा कार्बन नहीं हो तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये अभिक्रिया दे सकता है, पर ये फॉर्मेल्डिहाइड तो कहीं पे है ही नहीं। अच्छा, अब पहली बात हमने लिख दिया कि अभिक्रिया एल्डिहाइड देते हैं। कौन देता है, एल्डिहाइड। तो बेंजोइक अम्ल, अम्ल क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तुम्हारा होगा ये बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन के साथ में क्या लगा होगा COOH, तो ये तो एसिड है, एल्डिहाइड है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया तुम्हारा। टॉल्विन, टॉल्विन क्या होता है, वही टॉल्विन, बेंजीन रिंग, इसमें क्या लगा है CH3 लगा हुआ है, ये भी नहीं दे सकता क्योंकि ये भी एल्डिहाइड नहीं है। बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड का फार्मूला ये होता है, ये बेचारा एकमात्र दे सकता है अभिक्रिया CHO, ठीक है। और फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल क्या होता है भैया HCOOH। हाँ, अगर यहाँ पे ये तो अम्ल है, ये भी नहीं देगा, ये अभिक्रिया तुम्हारा देगा। अब क्यों देगा, मैं रिएक्शन लिखता हूं, अभी टेंशन मत लो। हाँ, अगर यहाँ फार्मिक अम्ल ना होता, फॉर्मेल्डिहाइड होता तो आपका सिर्फ दो जवाब सही जाता है, बेंजेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अब चूंकि आपके एग्जाम में, ठीक है ना, MCQ होता है, MSQ नहीं होता है, MCQ होता है। MCQ में एक ही आंसर सही होता है। MSQ में क्या होता है, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, तीन भी सही हो सकते हैं, या चार के चारों भी सही हो सकता है। MSQ में क्या होता है, चार के चारों की संभावना भी हो सकती है। अब में MCQ होता है तो जाहिर सी बात है एक ही देगा, चाहे बेंजेल्डिहाइड देगा चाहे फॉर्मेल्डिहाइड देगा, बस। और दो ही एल्डिहाइड हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड एक बेंजेल्डिहाइड, जो ये अभिक्रिया दिखाते हैं, बाकी कोई देगा भी नहीं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला ये याद रखो HCHO, और बेंजेल्डिहाइड का भी तुम्हें बता दे रहे हैं। अब बेंजेल्डिहाइड का फार्मूला तो मैंने लिख ही दिया वैसे, ठीक है ना। बेंजेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास बेंजेल्डिहाइड है, ये हमारे पास फार्मिक अम्ल है, और यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं HCHO, ये तुम्हारा होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है भैया, तो फॉर्मेल्डिहाइड में आप देखोगे कि अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये अभिक्रिया दे सकता है। अब दूसरा बेंजेल्डिहाइड, सर बेंजेल्डिहाइड में यहां तो कार्बन लगा होगा ना, ध्यान से सुना। तो आप कह रहे हो कि देखो जरा बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं स्ट्रक्चर कायदे से, है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सबके साथ में एक एक H होता है, ठीक। अब यहां वाला H हट करके यहाँ पे CHO लगा हुआ है, और ध्यान से सुनना, ये बेंजीन यही स्ट्रक्चर है, किसी को ऐसे ना बना करके यहाँ पे हमने ऐसा बना दिया है। कैसा, इस तरीके से बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा। अब ये इस जगह ज्यादा लेगा, टाइम ज्यादा लेता है, इस वजह से ये संरचना बना के रखो, ठीक। यहां पे ना ये तुम्हारा मेन कार्बन है, CHO को भी तोड़ के लिख देते हैं C डबल बॉन्ड H, ये तुम्हारा मेन कार्बन है। हाँ सर मेन कार्बन है, इस कार्बन से ये वाला जुड़ा हुआ है, हाँ सर ये जुड़ा हुआ है, ये कैसा कार्बन होगा, इसको सर हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, दो इधर बना लिया, और ये भी जो बना है वो कार्बन के साथ बना हुआ है, हाइड्रोजन से नहीं बना हुआ है। तो ये हमारा अल्फा, हाँ बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बट अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। कहने जा रहा अभिक्रिया सिर्फ वह एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, और सिर्फ दो ही एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, पहला है बेंजेल्डिहाइड और दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। इनके सिवा हर एक एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ऐसा नहीं है जो इस अभिक्रिया को दे। तो ये बात आपको याद रखनी। अब मैं रासायनिक अभिक्रिया लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिख देते हैं, चलो लिख लेते हैं यार एक बार रासायनिक अभिक्रिया भी इसके लिए, ठीक ठीक ठीक। ये हमने क्या ले लिया भैया, बेंजेल्डिहाइड के दो अणु लेने हैं। कितने अणु लेने हैं भैया आपको, बेंजेल्डिहाइड के दो अणु लेने हैं, ठीक है। और ये दोनों अणु आपस में ही अभिक्रिया करते हैं अगर मैं इनको सांद्र NOH के साथ में गर्म कर देता हूं। इनको क्या करना है भैया,
सांद्र NaOH के साथ जैसे ही आप इनको गर्म करोगे तो इनके ही दोनों अणु एक आपस में टूट जाएंगे और टूट करके एक एल्कोहल बना लेगा, ठीक है, और एक आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा, एक बेंजोइक अम्ल बना लेगा और एक COH बना लेगा। यहां पर क्या बन जाएगा? CH2OH। एक एल्कोहल में टूट जाएगा और एक बेंजोइक अम्ल में टूट जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो एक बेंजील एल्कोहल बनाएगा, एक बेंजोइक अम्ल बनाएगा। तो ये बेंजील एल्कोहल, ये वाला कार्बन है ना, तो ये क्या बनाएगा भैया? ये बेंजील एल्कोहल बना लेगा और ये तुम्हारा बेंजोइक अम्ल बन के तैयार हो जाएगा। तो बस ये दो बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। तो आपको पहले आपका जवाब तो इधर हो गया, ठीक है ना। इन सबके रासायनिक सूत्र आपको पता होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अलग से हेडिंग डाल के बाकायदा काइनेजारो अपक्रिया, क्योंकि आपसे सीधा सीधा पूछ सकता भैया काइनेजारो अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या काइनेजारो अपक्रिया समझाइए। जरूरी नहीं कि वो ऑप्शन में आएगा यार, ठीक है। या ऐसा बोलते निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, दो रासायनिक अपक्रिया दे दिया, काइनेजारो अपक्रिया और फिंगलेस्टीन अपक्रिया, अब उस पर टिप्पणी करो। तो इस तरीके से आ सकता है। तो इस अपक्रिया को डिटेल में लिख लो, इसके लिए ये एग्जाम्पल भी दिमाग में रख लेना। चलो छापो आप लोग। अगला सवाल हमारे लिए कह रहा है कि भैया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देगा, ठीक। तो जरा सुनना ध्यान से। पहली बात तो ये कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है, पहले ये समझते हैं। तो पहली बात ये ध्यान में रखो, इसके बारे में भी दो तीन बातें। पहला, इस अभिक्रिया को एक और नाम देते हैं, इसे हम लोग आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात, इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। ये इसके बारे में पहली बात है। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं तो ये भी सुनो। अच्छा, आगे एक लाइन और, यह अभिक्रिया प्राथमिक, यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। थोड़ा सा अच्छी लिख लेते हैं, यह अभिक्रिया केवल कौन देगा? जो प्राथमिक एमीन है। अब प्राथमिक एमीन दोनों हो सकते हैं आपके, चाहे वो आर हो या AR हो। AR मतलब एरोमेटिक वाले, बेंजीन वाले, चाहे वो नॉर्मल एमीन हो चाहे तो वो बेंजीन वाले एमीन हो, कोई भी हो, बट वो प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन होना चाहिए। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, ये केवल अभिक्रिया कौन देगा? 1 डिग्री एमीन देगी, प्राथमिक एमीन ही देते हैं, ठीक है ना, प्राथमिक एमीन ही देते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये केवल प्राथमिक एमीन देता है तो इसका उपयोग कहां करेंगे भैया? तो हम लोग इसका उपयोग 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन में अंतर पता करने के लिए करते हैं, में अंतर के लिए करते हैं। अब ये अभिक्रिया होती क्या है? अब हम अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे, कार्बिल एमीन। अब इसे टेस्ट कह रहे हैं, तो इसका टेस्ट क्यों करते हैं? तो ये पता लगाने के लिए करते हैं कि हमारे जो दिया गया एमीन है, जो कंपाउंड है, वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री एमीन है। ये पता करने के लिए हम इसको करते हैं। और ये अभिक्रिया होती कैसी है? तो इसमें आप कोई भी प्राथमिक एमीन ले लो, चाहे वो RNH2 ले लो, ठीक है ना। RNH2 का मतलब है, जैसे मान लो कोई कार्बन श्रृंखला लिया, जैसे CH3 के साथ में आपने ले लिया, चलो CH3NH2 ले लिया, या फिर CH3CH2NH2 जिस टाइप का ले लिया। अब सिंगल, जो जिस कार्बन से आपका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक ही से जुड़ा होगा। 1 डिग्री का मतलब क्या है? जिस कार्बन से आपका ग्रुप जुड़ा हुआ, वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, तो उसे हम लोग 1 डिग्री करते हैं। तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। या आप चाहो तो यहाँ पर आपने अगर बेंजीन रिंग ले ली, चलो मैं ये भी एग्जांपल बना देता हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा, तो ये नाइट्रोजन कितने से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, NH2, सॉरी, यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा हुआ है। तो आपको मेनली अब यहाँ पर ये R, अब ये वाला जो कार्बन है ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये हमारा 1 डिग्री कार्बन नहीं है। तो फिर सर आप कह रहे हो कि ये दोनों देते हैं, हाँ दोनों देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा लगाओ 1 डिग्री होना चाहिए कार्बन। क्या होना चाहिए? 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए, तो ही तुम्हें ये देखने को मिलेगा, अन्यथा यह रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। क्या होगा इसमें? होता क्या है कि इसकी अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, और वो भी अल्कोहल की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति, सॉरी अल्कोहल की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, तो ये हमें
आइसोसाइनाइड बना के देता है, RNC क्या बना के देगा, आइसोसाइनाइड बना के देगा, प्लस H2O बाहर निकलेगा, प्लस क्या होगा भैया, H2O बाहर निकल जाएगा और बाकी जो आपका बचा वो KCl बना करके निकल लेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है यहां पर 3 के OH लेते हैं, तो चलो मैं पूरी रिएक्शन लिख दे रहा हूं, 3 KCl और प्लस में कितने भैया, देखो 3 O है तो 3 H2O बाहर निकल जाएंगे। क्या देखो 6 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ 1 यहाँ 3 और 3 यहाँ पे 6 हाइड्रोजन ये बाहर निकल गए और ये हमारा होता है आइसोसाइनाइड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। अच्छा, 2 बातें मिल सकती हैं, एक आपको यहाँ पे जुड़ा हुआ RNC, ये आपको ये मिल सकता है RCN, तो इसको बोलते हैं साइनाइड जब C जुड़ता है, और जब N जुड़ता है तो बोलते हैं आइसोसाइनाइड बोलते हैं उसे। दोनों में याद रखना, जब कौन जुड़ा है, C जुड़ा होता है तो वो होता है साइनाइड, और जब N जुड़ा होता है तो क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। ठीक, तो ये अभिक्रिया भी हम उम्मीद करते हैं। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे, अपने क्वेश्चन में, ये इतनी बातें ध्यान रखना। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं भैया, इस अभिक्रिया की अगर तुम्हें थ्योरी लिखनी हो तो क्या लिखोगे, इसमें क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन की क्रिया KOH की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है, के साथ कराने पर, ठीक है, आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड आपको प्राप्त होता है, RNC प्राप्त होता है। ये इसकी थ्योरी हो जाएगी, तो ये बात आपको दिमाग में रखना। अब हाँ सर ठीक है, इतनी बातें हम इसके बारे में दिमाग में रख लेंगे। अब आप मुझे जो प्रश्न था उसका जवाब दे दो, ठीक है, अभी तक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया है ना, तो प्रश्न का जवाब ले लो। क्या होगा देखो, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको जब आप बनाओगे ना तो इसकी संरचना क्या है, C2H5 होल ट्वाइस होगा, जहां तक यार ऑप्शन में C2H5 हाँ होल ट्वाइस है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजन है, इसके दोनों तरफ एक C2H5 इधर लगा हुआ है, एक C2H5 इधर लगा हुआ है, इधर कौन है भैया, हाइड्रोजन, ये बन रहा है। ठीक, ये वाला कंपाउंड क्या बनेगा, इस वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखो भैया, कार्बन इससे नाइट्रोजन जुड़ा है, इधर भी CH3, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, तो ये क्या 1 डिग्री कार्बन है। देखो CH3 होल थ्राइस है ना, और सच मतलब एक कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है और इस वाले कार्बन से कुछ गलती कर दिया, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, CH3 होल थ्राइस है ना, CH3 नहीं है भैया, सॉरी। इसका मतलब है ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, इस नाइट्रोजन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, ये इसका मतलब है। इसका मतलब वही है कि भैया एक N है, H है, इसके साथ में CH3 जुड़ा हुआ है, इसके साथ इधर CH3 जुड़ा हुआ है, एकमात्र ये अकेला जो आपको भी नजर आ रहा है ये क्या है, CH3NH2 है, तो यही अभिक्रिया देगा, बाकी ये अभिक्रिया शो नहीं करेंगे। ठीक बात है, कोई दिक्कत है तो बताओ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही तुम्हारा सही हो जाएगा, CH3। तो इसको हम लोग कार्बिल एमीन भी कह देते हैं, तो ये NC है, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन या एल्किल आइसोसाइनाइड, जो भी आप नाम देना चाहो, क्या कह दो इसको, आप कहोगे कार्बिल एमीन या फिर एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। उम्मीद करते हैं हमारी भावनाओं को आप सब समझ रहे होंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड क्या लिख रहे हो यार, ठीक है। तो इस क्लास में हमने, इस लेक्चर में अपने सिर्फ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हम लोग कर पाए हैं 5। सर बहुविकल्पीय में इतना टाइम लगा है एक दिन, तो फिर तो पूरा हो गया, कोई बात नहीं। पर हाँ, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की हमने चर्चा की है, एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण और दूसरा कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और भैया जो लोग आप यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, समझ आ रहा है तो कमेंट में जरूर करके बताएंगे। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको PDF चाहिए या कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम में जाकर के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।